हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसी डीसी मशीन आर्मेचर बाइंडिंग का स्मरणीय तथ्य करेंगे। इसके बाद इसका कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछी जाती है। कह रहा है कि आर्मेचर या स्टेटर कोर में खांचों में क्रमबद्ध विधि से चाल को मतलब क्वाइल्स को स्थापित करना और विशिष्ट क्रम में उनका संयोजन करना ही आर्मेचर बाइंडिंग कहलाता है। मतलब आर्मेचर जो होता है या स्टेटर कोर में खांचों में क्रमबद्ध एक अच्छी क्रमबद्ध विधि से लगातार कोई विधि से चाल को क्वाइल्स को स्थापित करना और विशिष्ट क्रम में उनका संयोजन करना ही आर्मेचर बाइंडिंग कहलाता है। सुपर इनेम्ड तार की विद्युत धारा वहन क्षमता उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। सुपर इनेम्बल्ड तार की विद्युत धारा वहन क्षमता उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। वो किस पर निर्भर करती है? मोटाई पर निर्भर करती है। देखिए, कह रहा है कि बाइंडिंग क्वाइल के जोड़ों तथा उनके सिरों को कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वैसे भी तार को जोड़ने के लिए हम सोल्डर का यूज करते हैं। दो एक्टिव कंडक्टर्स तथा दो एंड कनेक्शन से बना लूप वाइंडिंग एलिमेंट या क्वाइल कहलाता है। दो एक्टिव कंडक्टर्स तथा दो एंड कनेक्शन से बना लूप वाइंडिंग एलिमेंट या क्वाइल कहलाता है। ठीक है, क्वाइल का वह भाग जो आर्मेचर कोर के खांचों में अवस्थित रहता है और जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एक्टिव साइड कहलाता है। एक क्वाइल में दो एक्टिव साइड्स होती है। क्वाइल का वह भाग जो आर्मेचर कोर के खांचे यानी कि स्लॉट में अवस्थित रहता है और जिसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एक्टिव साइड कहलाता है। एक क्वाइल में दो एक्टिव साइड्स होते हैं। क्वाइल का वह भाग जो दो आर्मेचर कोर के खांचे से बाहर रहता है क्वाइल का वह भाग जो दो आर्मेचर कोर के खांचे से बाहर रहता है और जो क्वाइल के दो एक्टिव भागों को जोड़ता है इनएक्टिव साइड या एंड कनेक्शन कहलाता है। क्वाइल का वह भाग जो दो आर्मेचर कोर के खांचों से बाहर रहता है और जो क्वाइल के दो एक्टिव भागों को जोड़ता है इनएक्टिव साइड या एंड कनेक्शन कहलाता है। पोल पिच दो संलग्न पोल्स के बीच की दूरी होती है। पोल पिच दो संलग्न पोल्स की बीच की दूरी होती है। इसे वाईपी से प्रदर्शित किया जाता है अर्थात इसे वाईपी से प्रदर्शित किया जाता है। वाईपी दो पोल की बीच की दूरी दो पोल के बीच की दूरी वाईपी इक्वल टू स्लॉट की संख्या बाय पोल्स की संख्या स्लॉट की संख्या बाय पोल्स की संख्या। वाईपी दो पोल के बीच की दूरी इक्वल टू चालकों की कुल संख्या बाय पोल्स की कुल संख्या। जहां वाईपी क्या है? दो पोल की बीच की दूरी दो पोल की बीच की दूरी बीच की क्या दूरी है बीच की क्या है? दूरी है। दो पोल की बीच की दूरी है कौन? वाईपी। ठीक है, अब देखिए वाईपी दो पोल के बीच की दूरी है। वाईपी इक्वल टू चालकों की कुल संख्या बाय पोल्स की संख्या। अब देखिए एक क्वाइल की दो एक्टिव साइड्स के बीच विद्यमान स्लॉट अथवा चालकों की संख्या क्वाइल स्पैम या क्वाइल पिच कहा जाता है। एक क्वाइल की दो एक्टिव साइड्स के बीच की विद्यमान स्लॉट अथवा चालकों की संख्या क्वाइल स्पैम या क्वाइल पिच कहलाता है। यदि स्लॉट्स की कुल संख्या s हो पोल्स की संख्या p हो तो क्वाइल पिच को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। क्वाइल पिच इक्वल टू एस बाई पी मतलब स्लॉट की कुल संख्या बाय पोल्स की संख्या। क्वाइल पिच इक्वल टू स्लॉट्स की कुल संख्या बाय पोल की संख्या स्लॉट की संख्या बाय पोल्स की संख्या। ठीक है, आर्मेचर के पीछे की ओर एक क्वाइल की दो एक्टिव साइड्स के बीच की दूरी को बैक पिच कहलाती है। मतलब आर्मेचर के पीछे की ओर एक क्वाइल की दो एक्टिव साइड्स के बीच की दूरी को बैक पिच कहलाती है की दूरी बैक पिच कहलाती है। आर्मेचर के पीछे की ओर एक क्वाइल की दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी बैक पिच कहलाती है। दूसरी क्वाइल की प्रथम एक्टिव साइड तथा प्रथम क्वाइल की दूसरी एक्टिव साइड के बीच की दूरी को फ्रंट पिच कहलाती है। दूसरी क्वाइल की प्रथम एक्टिव साइड्स तथा प्रथम क्वाइल की दूसरी एक्टिव साइड्स के बीच की दूरी को फ्रंट पिच कहलाती है। मतलब दूसरी क्वाइल की प्रथम एक्टिव साइड तथा प्रथम क्वाइल की दूसरी एक्टिव साइड के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। ठीक है, फ्रंट पिच
वाई एफ, वाई इक्वल टू पिच, एफ इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट पिच इक्वल टू बाइक पिच, बाइक पिच तथा बाइक पिच, फ्रंट पिच वाई एफ तथा बाइक पिच वाई बी, वाई पिच है अब बी से बाइक होता है, का औसत, औसत, औसत पिच कहलाता है, अर्थात औसत एवरेज वाई ए, मतलब क्या औसत पिच, इसको क्या बोलेंगे औसत पिच वाई ए, वाई फॉर पिच, ए फॉर एवरेज, वाई ए एवरेज औसत जो पिच होगा वो मतलब क्या एवरेज पिच इक्वल टू फ्रंट पिच किसका, फ्रंट पिच मतलब वाई एफ प्लस बाइक पिच वाई बी बाई टू, वाई बाई बाई टू, मतलब दो संख्या का भी औसत निकालना होता है तो दोनों का योग बटा टू, ऐसे ही समझ जाइए। एवरेज पिच इक्वल टू फ्रंट पिच प्लस बाइक पिच बाई टू, फ्रंट पिच प्लस बाइक पिच बाय टू, एवरेज इक्वल टू फ्रंट पिच प्लस बाइक पिच बाय टू। दो संलग्न क्वाइल की प्रथम एक्टिव साइड की दूरी परिणामी पिच कहलाती है, दो संलग्न क्वाइल की प्रथम एक्टिव साइड्स की दूरी परिणामी पिच कहलाती है, एक क्वाइल की दोनों एक्टिव साइड्स के बीच की दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती है, एक क्वाइल की दोनों एक्टिव साइड्स के बीच की दूरी कम्यूटेटर पिच कहलाती है, यह दूरी कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है, यह दूरी कम्यूटेटर सेगमेंट्स की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। लाइप या समांतर वाइंडिंग में क्वाइल्स के संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं, लैप या समांतर बाइंडिंग्स में क्वाइल्स के संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं, लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के समान होती है, लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के समान होती है, पोलों की संख्या के समान होती है, जिसे आर्मेचर बाइंडिंग में क्वाइल्स के संयोजन सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, जिस आर्मेचर बाइंडिंग में क्वाइल्स के संयोजन सिरे कम्यूटेटर के पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं तो वह वेव बाइंडिंग या सीरीज बाइंडिंग कहलाती है, मतलब जिस आर्मेचर बाइंडिंग में क्वाइल्स के संयोजन सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं तो वह वेव बाइंडिंग या सीरीज बाइंडिंग कहलाती है, वेव बाइंडिंग या सीरीज बाइंडिंग कहलाती है। सिंगल लेयर बाइंडिंग में स्लॉट्स की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंट की दुगुनी होती है, सिंगल लेयर बाइंडिंग में स्लॉट्स की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंट्स की संख्या की दुगुनी होती है, डबल लेयर बाइंडिंग में स्लॉट्स की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या की के बराबर होती है, डबल लेयर बाइंडिंग में स्लॉट्स की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। क्वाइल, क्वाइल लीड या कम्यूटेटर सेगमेंट का मोटर की सॉफ्ट से स्पर्श कर जाना अर्थ दोष कहलाता है, क्वाइल क्वाइल लीड्स या कम्यूटेटर सेगमेंट का मोटर की सॉफ्ट से क्या कर जाना स्पर्श कर जाना छू जाना अर्थ दोष कहलाता है। ग्राउलर एक विद्युत चुंबकीय यंत्र है, ग्राउलर क्या है एक विद्युत चुंबकीय यंत्र है जिसका उपयोग मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को जांचने के लिए किया जाता है। ग्राउलर क्या है, ग्राउलर आपका एक विद्युतीय चुंबकीय यंत्र है जिसका उपयोग मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को जांचने के लिए किया जाता है। एसी मोटर में बाइंडिंग की स्थापना मुख्यतः स्टेटर में की जाती है, एसी मोटर्स में बाइंडिंग की स्थापना मुख्यतः स्टेटर में की जाती है तथा रोटर भाग में या तो चालक स्थापित किए जाते हैं या छोटी बाइंडिंग स्थापित की जाती है। एसी मोटर में बाइंडिंग की स्थापना मुख्यतः स्टेटर में की जाती है तथा रोटर भाग में या तो चालक स्थापित किए जाते हैं या छोटी बाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, कह रहा है कि दो संलग्न एवं असमान पोल्स के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है, दो संलग्न एवं असमान पोल्स के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है, यह खांचों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है, यह खांचों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है, अर्थात पोल पिच इक्वल टू स्टेटर खांचों की कुल संख्या बाय पोल्स की संख्या, स्टेटर खांचों की कुल संख्या बाय पोल्स की संख्या, मतलब पोल पिच इक्वल टू ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, क्वाइल पिच या बाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है, पिच फैक्टर इक्वल टू बाइंडिंग पिच बाय पोल पिच, बाइंडिंग पिच बाय पोल पिच, पिच फैक्टर इक्वल टू बाइंडिंग पिच बाय पोल पिच। क्वाइल पिच या बाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का अनुपात क्वाइल पिच या बाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है, पिच फैक्टर इक्वल टू बाइंडिंग पिच बाय पोल पिच। कुल क्वाइल्स ग्रुप इक्वल टू फेजों की संख्या इंटू पोल्स की संख्या, कुल कुल क्वाइल्स ग्रुप इक्वल टू फेजों की संख्या इंटू पोल्स की संख्या, कुल क्वाइल्स ग्रुप इक्वल टू फेजों की संख्या इंटू पोल्स की संख्या। प्रति फेज अगर हम बात करते हैं प्रति फेज क्वाइल ग्रुप्स इक्वल टू कुल क्वाइल्स की संख्या बाय फेजों की संख्या, प्रति फेज एक एक फेज का निकालना है, प्रति फेज
क्वाइल्स की संख्या, क्वाइल्स ग्रुप इक्वल टू कुल क्वाइल संख्या बाय फेजों की संख्या। प्रति फेज क्वाइल्स ग्रुप इक्वल टू कुल क्वाइल्स की संख्या बाय फेजों की संख्या। तो क्या है, प्रति फेज प्रति पोल क्वाइल्स ग्रुप इक्वल टू प्रति फेज प्रति पोल्स क्वाइल्स ग्रुप इक्वल टू प्रति फेज प्रति पोल्स क्वाइल्स ग्रुप इक्वल टू कुल क्वाइल्स ग्रुप बाय फेजों की संख्या इंटू पोल्स की संख्या। प्रति फेज प्रति पोल क्वाइल्स ग्रुप इक्वल टू कुल क्वाइल्स ग्रुप बाय फेजों की संख्या इंटू पोल्स की संख्या, फेजों की संख्या इंटू पोल्स की संख्या। यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से अधिक हो तो वह बैंडिंग लॉन्ग पिच बैंडिंग कहलाती है। अगर पिच फैक्टर का मान इकाई से अधिक हो, एक से अधिक होगा, तो वह लॉन्ग बैंडिंग लॉन्ग बैंडिंग पिच बैंडिंग कहलाती है। संतुलित बैंडिंग को सम ग्रुप बैंडिंग तथा असंतुलित बैंडिंग को विषम ग्रुप बैंडिंग भी कहते हैं। संतुलित बैंडिंग को हम सम ग्रुप बैंडिंग तथा असंतुलित बैंडिंग को विषम ग्रुप बैंडिंग भी कहते हैं। कहा कि यदि बैंडिंग में क्वाइल्स की संख्या प्रति पोल्स प्रति फेज एक से अधिक हो तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड बैंडिंग कहलाती है। यदि बैंडिंग में क्वाइल्स की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक से अधिक हो तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड बैंडिंग कहलाती है। यदि बैंडिंग में क्वाइल्स की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक से अधिक होगा तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड बैंडिंग कहलाएगी। आंशिक डिस्ट्रीब्यूटेड बैंडिंग में कुल स्टेटर खांचे रिक्त रह जाते हैं। आंशिक डिस्ट्रीब्यूटेड बैंडिंग में कुल स्टेटर खांचे रिक्त रह जाते हैं और सभी स्टेटर खांचों में क्वाइल पार्स स्थापित नहीं हो पाते। पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूटेड बैंडिंग में कोई भी स्टेटर खांचे रिक्त नहीं रहता। पूर्ण पिच बैंडिंग का पिच फैक्टर इकाई होता है। पूर्ण पिच बैंडिंग का पिच फैक्टर इकाई होता है। पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूटेड बैंडिंग में कोई भी स्टेटर खांचे रिक्त नहीं रहता। पूर्ण पिच बैंडिंग का पिच फैक्टर इकाई होता है। लघु पिच बैंडिंग का प्रयोग करने पर तांबे की बचत होती है तथा आई स्क्वायर आर क्षति का मान कम होता है। मतलब हीट क्षति का मान कम होगा। आई स्क्वायर आर क्या है, हीट है। आई स्क्वायर आर टी होता है एच इक्वल टू, ठीक है। लघु पिच बैंडिंग का प्रयोग करने पर तांबे की बचत होती है तथा आई स्क्वायर आर क्षति का मान कम होता है, जिससे मोटर की दक्षता बढ़ जाती है। इसलिए अधिकांश मोटर लघु पिच बैंडिंग स्थापित की जाती है। अधिकांश मोटर में लघु पिच बैंडिंग स्थापित की जाती है। सिंगल फेज मोटर बैंडिंग में सामान्यतः कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। सिंगल फेज मोटर बैंडिंग में समानतः कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग स्थापित की जाती है। यदि चेन बैंडिंग में एक क्वाइल ग्रुप की सभी क्वाइल संकेंद्रीय प्रकार की हो तो वह कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग कहता है। देखो जैसे ये है, एक ही सेंटर से अलग अलग बाइंडिंग ऐसे किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। यदि चेन बाइंडिंग के एक क्वाइल ग्रुप की सभी क्वाइल्स संकेंद्रीय प्रकार की हो तो वह कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग होता है। अब करा एसक्यू डायमंड क्वाइल तथा इन्वोल्यूट क्वाइल बाइंडिंग का उपयोग उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीन में किया जाता है। एसक्यू डायमंड क्वाइल तथा इन्वोल्यूट क्वाइल बाइंडिंग का उपयोग उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीन में किया जाता है। यदि एक प्रकार की बाइंडिंग होल क्वाइल बाइंडिंग है तो दूसरे प्रकार की बाइंडिंग भी होल क्वाइल बाइंडिंग होना आवश्यक नहीं है। यदि एक प्रकार की बाइंडिंग होल क्वाइल बाइंडिंग है तो दूसरे प्रकार की बाइंडिंग भी होल क्वाइल बाइंडिंग होना आवश्यक नहीं है। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में अधिक समांतर पथों के कारण विद्युत धारा का मान घट जाता है। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में अधिक समांतर पथों के कारण विद्युत धारा का मान घट जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू घट जाएगा, जिससे कार्बन बर्सेज पर स्पार्किंग की मात्रा भी घट जाएगी। कार्बन बर्सेज पर जब क्या होगा, स्पार्किंग की मात्रा घट जाएगी। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। फर्स्ट संख्यात्मक हल प्रश्न मतलब सोल्व न्यूमेरिकल है। 10 ध्रुव मोटर का ध्रुव पिच 2 है तो स्लॉटों की संख्या। तो बताइए पोल पिच इक्वल टू क्या होता है। अगर हम पोल पिच बोलते हैं तो इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय नंबर ऑफ पोल्स। अब देखिए पोल पिच हो गया ये। अब पोल पिच निकालना है हमको। ध्रुव मोटर का इतना ध्रुव पिच है, ध्रुव और पिच 2 है। पिच कितना है आपका 2 है तो 2 है बाई एस इक्वल टू बाई 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो A1 कर दीजिए, एस इक्वल टू 10 टू जा कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 20। तो पोल पिच इक्वल टू स्लॉटों की संख्या बाय पोलों की संख्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है किसी 4 ध्रुव मोटर की कुल विद्युत डिग्री कितनी होगी। 4 ध्रुव मोटर की कुल विद्युत डिग्री मतलब एक विद्युत डिग्री में होता है आपका
एक विद्युत डिग्री में होता है कितना, एक विद्युत डिग्री में 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। और 4 मोटर के लिए विद्युत डिग्री क्या होगा, 180 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 18 चौक 72, 72 बताओ 720, 720 कौन है, डी नंबर। 6 पोल मशीन के लिए कुल पिच बैंडिंग का कॉइल स्पैम होगा, 6 पोल के लिए कुछ कुल फुल पिच बैंडिंग का कॉइल स्पैम पूछा है कि 6 पोल मशीन के लिए फुल पिच बैंडिंग का कॉइल स्पैम कितना होगा। नंबर ऑफ पोल्स कितना है 6। और ये पूछा आपका क्या, देखिए इसमें आपको पूछा है जो थीटा मैकेनिज्म निकालना है, फुल पिच 180 डिग्री होता है, ठीक है। कॉइल स्पैम कर रहा है, तो कॉइल स्पैम निकालने के लिए आपको देखिए यहाँ कॉइल स्पैम निकालेंगे तो हम देखिए ई एल इक्वल टू क्यू मैक बाई पी बाई क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ 180 डिग्री होता है, फुल स्पैम कितना है आपका 180 डिग्री, तो 180 डिग्री फुल स्पैम इक्वल टू जो आपका निकालना है, हमको क्या निकालना है कॉइल स्पैम, कॉइल स्पैम निकालना है, तो कॉइल स्पैम कॉइल मैकेनिक मेक को कॉइल स्पैम कहते हैं, 6/2 हुआ। अब देखिए 6 18 30, तो कॉइल स्पैम इक्वल टू क्या होगा, कॉइल स्पैम इक्वल टू आपका हो गया 30 इंटू 2 कितना 60 हो जाएगा। ये देखिए ये आपका कॉइल स्पैम है, क्या है कॉइल स्पैम है, ये फुल पिच है, तो फुल पिच इक्वल टू क्या होता है कॉइल स्पैम इंटू पोल्स बाई 2, कॉइल स्पैम इंटू पोल्स बाई 2। अब देखिए याद कर लीजिए कि फुल पिच इक्वल टू एफ पी इक्वल टू कॉइल स्पैम जिसको क्यू मैक बोलते हैं, और क्या P/2 नंबर ऑफ पोल्स बाई 2, ठीक है, ये होता है फार्मूला, ठीक है, उससे 60 आ जाएगा। आगे देखिए क्या करा है कि एक 8 पोल 9 बेस स्लॉट्स 4 सर्किट डुप्लेक्स बैंडिंग में प्रति स्लॉट 6 क्वाइल्स साइड 270 क्वाइल और कम्यूटेटर सेगमेंट पिच क्या होगा, कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर ऑफ क्वाइल्स इक्वल टू नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, तो कम्यूटेटर पिच इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट प्लस माइनस एम बाय पेयर्स ऑफ पोल्स। अब देखिए 270 दिया हुआ है आपका, ठीक है, क्वाइल्स कम्यूटेटर में, और 2 आपका पिच दिया हुआ था, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 68 हो जाएगा। तो कम्यूटेटर पिच ओड नंबर होता है, तो आप 68 में से एक हटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि 36 स्लॉट 6 पोल सिंगल लेयर 3 फेज बाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, हमको निकालना है क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए दो खांचों के बीच का विस्थापन कोण निकालना पड़ेगा। अब विस्थापन कोण इक्वल टू क्या होता है दो खांचों के बीच का 180 बाई क्या होता है स्लॉट प्रति पोल, 180 बाई स्लॉट प्रति पोल। और स्लॉट प्रति पोल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय नंबर ऑफ पोल्स करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्लॉट 36 है, नंबर ऑफ पोल्स क्या है सी, तो ये स्लॉट पोल निकल जाएगा 36 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। अब देखिए m इक्वल टू, अब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका स्लॉट पोल्स बाय क्या नंबर ऑफ फेज, तो 6/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 आ गया तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो हम निकाल लिए थे। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम निकालेंगे तो साइन एम बीटा बाई 2 बाई एम साइन बीटा बाई 2 होगा। अब देखिए ये साइन 2 इंटू 60 बाई क्या 2, और 2 साइन 30/2 तो साइन 30 डिग्री या 2 साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री का मान आपको लगभग याद करना पड़ेगा 0.2588 होता है, तो के डी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू आपका कितना 0.5 बाई 0.5167 लगभग 0.95 के बराबर आएगा। के डी फैक्टर कितने के बराबर 0.95 के बराबर। अब देखिए कह रहा है कि एक 8 पोल लैंप वाइंडिंग डीसी मशीन में 720 आर्मेचर कंडक्टर्स पोल है, पोल पिच का 70% समाविष्ट करता है, प्रत्येक पोल फेज में कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर्स की संख्या लगभग कितना होगी। तो ये आपका निकालने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग चालक की संख्या प्रति पोल इक्वल टू क्या होगा, अब ये प्रतिबाधा बाई ए पी इंटू पोल आर्क बाई पोल पिच, तो 720 बाई कितना 8 इंटू 8 इंटू 0.7 लगभग 7.875 होगा, जो 8 के लगभग बराबर होगा। तो प्रति पोल 8 चालकों की आवश्यकता होगी, कितनी चालकों की 8 चालकों की। यदि एकल परत वितरित बैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेट बैंडिंग में कुंडलियों की संख्या 24 हो तो खांचों की संख्या होगी, तो खांचों की संख्या इक्वल होता है क्वाइल की कुल संख्या बाई 2, क्वाइल की कुल संख्या बाई 2, दैट मीन्स कुंडलियों की कुल संख्या बाई 2, तो 24/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा आंसर। कह रहा है कि एक 2 परत लैप बॉन्ड 4 ध्रुव जनित 16 कुंडली वाले का ध्रुव पिच कितना होगा, तो कुल चालक की संख्या बराबर लेयर इंटू क्वाइल लेयर इंटू क्वाइल लेयर इंटू
कॉइल होता है, तो कुल चालक की संख्या जेड है, लेयर कितना है 2 इंटू 16 तो 32 हो जाएगा। और ध्रुव की संख्या 4 है, तो पोल पिच इक्वल टू कुल चालक की संख्या बाई ध्रुव की संख्या, तो 32/4 करेंगे तो 4 अठे कितना हो जाएगा 32, 8 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए कह रहा है कि एक 4 पोल 1500 आरपीएम स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर में 9 स्लॉट पर पोल और प्रति स्लॉट 8 कंडक्टर है, तो इस अल्टरनेटर में कंडक्टरों की कुल संख्या कितनी होगी। 9 स्लॉट पर पोल है, नंबर ऑफ पोल 4 है, गति कितना है 1500 आरपीएम, 1500 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, कुल स्लॉट की संख्या 9 इंटू 4 कितना होगा 36, प्रति स्लॉट चालकों की संख्या 8 है, इसलिए आप चालकों की कुल संख्या कितना 36 इंटू 8 करेंगे तो 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। अब देखिए 4 पोल डुप्लेक्स लैंप बाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। 4 पोल डुप्लेक्स लैंप बाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। कितनी होती है 8 होती है। अब है फ्लैक्स की संख्या कितनी होगी 2, पोल की संख्या कितनी होगी 4, फ्लैक्स की संख्या 2 होगी, पोल्स की संख्या 4 होगी। समांतर पथों की संख्या इक्वल टू पोल्स की संख्या इंटू फ्लैक्स की संख्या, तो डुप्लेक्स लैंप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या 4 और ये आपका 2 है क्या, तो 2 क्या है फ्लैक्स की संख्या, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक लैप बाउंड डीसी मशीन में कंडक्टरों की संख्या 100 है और समांतर मार्गों की संख्या 10 है, तो पिच का औसत क्या होगा। तो पिच का औसत क्या होगा, पिच का औसत निकालना है। तो देखिए जेड जो आपका क्या दिया हुआ है, जेड कंडक्टरों की संख्या 100 और आपका इक्वल टू 10 इक्वल टू पी, तो पिच इक्वल टू कुल चालकों की संख्या बाई समांतर पथों की संख्या। कुल चालकों की संख्या क्या है जेड 100 है बाई 10 है उसका, तो 10 करेंगे तो डिवाइड कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 हो गया। अब देखिए ए इक्वल टू पी भी है यहाँ कराई, यदि ध्रुवों की संख्या 4 हो और स्लॉटों की संख्या 24 हो तो ध्रुव पिच कितना होगा। तो ध्रुव पिच इक्वल टू स्लॉटों की संख्या बाय पोल्स की संख्या, तो 24/4 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है 6 आएगा। आगे देखिए 6 पोलो डीसी मशीन में आर्मेचर की दोहरी तरंग कुंडली है, तो उसमें प्रयुक्त ब्रशों की संख्या कितनी होगी। तरंग कुंडली की आवश्यक ब्रशों की संख्या 2 इंटू एम होता है, 2 इंटू एम होता है, 2 इंटू आर्मेचर और 2 ब्रश है तो 2 आर्मेचर, 2 दोहरी कुंडली है तो 2 इंटू क्या होगा 2, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 ब्रशों की संख्या 2 इंटू 2 इंटू एम होता है, 2 इंटू एम दोहरी कुंडली इंटू 2, 2 दोहरी कुंडली एम की संख्या 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक 6 ध्रुव डीसी मशीन में आर्मेचर के दोहरी लैप कुंडलन है, तो इस मशीन में कितने समांतर पथ होंगे, कितने समांतर पथ पूछा है और दोहरी लैप कुंडली है, तो ए इक्वल टू 2 इंटू क्या पोलो की संख्या, अब पोलो की संख्या तो देखिए तो 2 इंटू पोलो की संख्या कितना है 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब कह रहा है कि किसी डीसी मशीन के लिए यदि वैद्युत डिग्री आंतरिक डिग्री का 2 गुना हो तो तब ध्रुव युग्म की संख्या कितनी होगी। तो सूत्र विद्युत ध्रुवीय विद्युत डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स बाय 2 इंटू यांत्रिक डिग्री। ठीक है अब देखिए तो क्यू इक्वल टू 2 क्यू एम, ठीक है तो 2 क्यू एम बाई पी बाई 2 इंटू क्यू एम। अब इसमें क्या इतना हो जाएगा p/2 करेंगे ध्रुव युग्म इक्वल टू, तो p/2 पोल्स की संख्या कितनी है, पोल्स की संख्या आपका हाँ दुगुनी कर देना पड़ता, दुगुनी कर देने पर हो जाएगा, तो p/2 इंटू दुगुनी कर दिए तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 4 क्यों 2 इक्वल टू 2 ये होगा क्या होगा 2 ये होगा, p दुगुनी करने पर 2 ही होगा। 80 चालक प्रति ध्रुव के साथ एक 8 ध्रुव डीसी मशीन में ध्रुव अंतराल होगा तो या चालक या पोल की संख्या 80 है, कुल चालक 80 इंटू पोल, 80 इंटू पोल तो 80 इंटू 8 पोल है तो 8 कितना होगा 640, ध्रुव अंतराल इक्वल टू कुल चालक बाय पोलों की संख्या, तो 640/8 करेंगे तो 80 आएगा। कितना आ जाएगा 80। एक 8 ध्रुव लैंप कुंडली डीसी में 960 आर्मेचर चालक है, 80% ध्रुव अंतराल को कवर करना है, प्रत्येक ध्रुव का फलक में प्रतिकारी कुंडली के चालकों की संख्या कितनी होगी। पोल पिच इक्वल टू स्लॉट बाय पोल होता है, तो स्लॉट 960/16 तो 60 हो जाएगा। ठीक है स्लॉट इक्वल टू Z/2 भी होता है। ठीक है अब देखिए तो 80% ध्रुव अंतराल कवर करने के तब 20% ध्रुव अंतराल को कवर नहीं करेगा, तो प्रत्येक ध्रुव में प्रतिकारी कुंडलन के चालकों की संख्या 60 था, आप 20% नहीं कराए 60 इंटू 20/100 तो 12 चालक पर ध्रुव नहीं करेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।